अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। आज मैं अपनी नहीं किसी और थानेदार की तफ्तीश की कहानी सुनाऊंगा। उसका नाम खानबाज गुल था। कोहाट के किसी गांव का रहने वाला था। मैं उन दिनों सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। अभी दूसरी जंगे अजीम शुरू नहीं हुई थी। मैं 1 महीने की छुट्टी गुजार कर वापस जा रहा था। मैं पिंडी से रेलगाड़ी में सवार हुआ। खानबाज भी वहीं से सवार हुआ। हम दोनों की मुलाकात रेल के डब्बे में हुई। तारुफ हुआ तो पता चला कि वो भी सब इंस्पेक्टर है और ज़िला अमृतसर के किसी थाने का इंचार्ज है। मुझे इस थाने का नाम याद नहीं रहा। मैंने उसे बताया कि मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ तो हम फ़ौरन दोस्त बन गए। उसने ये अपनी तफ्तीश की कहानी मुझे सुनाई थी। वो जिस थाने में था वो सिखों का इलाका था। हमारी जो नस्लें पाकिस्तान में पैदा हुई हैं उन्होंने सिखों को सिर्फ देखा होगा, उनकी खसलतों और उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं। देहाती इलाके के सिख जंगली और वहशी हुआ करते थे। अब भी उनकी हालत वैसी ही होगी। घर में औरतों और बहू बेटियों के सामने बात करते हैं तो इंतहाई फहश गालियाँ बकते हैं। गालियों के बगैर वो अपनी बात को नामुकम्मल समझते हैं। यही हाल उनकी औरतों का है। वो शर्म और हया को तस्लीम नहीं करते। जो लोग सिखों को नहीं जानते वो शायद ये यकीन ना करें कि अगर एक भाई शादी कर ले तो उसकी दुल्हन उसके तमाम भाइयों की दुल्हन होती है। इस बेहयाई को भाई अपना हक समझते हैं। अलबत्ता बाहर का कोई आदमी किसी की बीवी से छेड़खानी करे तो बात कत्ल तक पहुंच जाती है। यूँ समझ लें कि सिख जिस तरह जिस्मानी लिहाज से गलीज़ होते हैं इसी तरह उनकी आदतें भी बेहुदा होती हैं। खानबाज गुल ने एक वारदात इस तरह सुनाई कि एक रोज़ उसके एक मुखबिर ने उसे बताया कि थोड़े ही दिनों के अंदर कोई आदमी कत्ल होगा और हो सकता है कि एक औरत भी कत्ल हो जाए। मैं आपको अपनी कहानियों में कई बार बता चुका हूँ कि हर थाने में मुखबिर होते हैं जिनमें से बाज़ सरकारी यानी कि बाकायदा मुलाजिम होते हैं और बाज़ गैर सरकारी। अक्सर थानेदार बाज़ जुराइम पेशा आदमियों को अपने एतमाद में लिए रखते हैं और उन्हें मुखबिरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ मुखबिर इतने ज़हीन और घाघ होते हैं कि ज़मीन के नीचे की भी खबरें मालूम कर लेते हैं। ऐसे ही एक गांव में रहने वाले एक मुखबिर ने खानबाज गुल को बताया कि एक सिख की जवान बीवी कई दिनों से लापता है और सिख उसे ढूंढ रहा है। उसने किसी को बताया नहीं कि उसकी बीवी लापता है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। बीवी के वालिदैन को भी शक हो गया है कि उनकी बेटी अपने खामिन के घर में नहीं है। मुखबिर ने यह भी मालूम कर लिया था कि बीवी बीमार नहीं और वह ज़रूर लापता है। मुखबिर ने यह भी बताया कि ये लड़की आम सिख औरतों से बहुत मुख्तलिफ है। बातें भी साफ़ सुथरी करती है और रहती भी साफ़ सुथरी है। दिलेर और निडर है और ये शक किया जा सकता है कि अपने किसी आशना के साथ भाग गई है। उसका खामिद उसे मारता पीटता था। वो अपने खामिद से खुश नहीं थी। अगर इस सिख को मालूम हो गया कि वो कहाँ है तो इसे कत्ल कर देगा और उसके दोस्त को भी कत्ल कर देगा। सिखों को मैं जानता था। वो अपनी बहू बेटी और बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दिया करते बल्कि खुद सुराग रसानी करके मुजरिमों को सज़ा सुनाया करते थे, जो सज़ाए मौत यानी कि कत्ल से कम नहीं हुआ करती थी। मुखबिर ने इस सिख के मुतालिक भी खानबाज गुल को कबल अज़ वक्त खबरदार कर दिया कि कत्ल की वारदात होने वाली है। खानबाज ने मुझे बताया कि उसने परवाह न की बल्कि मुखबिर से कहा कि कत्ल होने दो तो कार्रवाई करेंगे। उसे यह भी तवक्को थी कि ये सिख अपनी बीवी और उसके आशना को कत्ल करके खुद ही थाने आ जाएगा। ये लोग अमूमन ऐसा ही किया करते थे। हमारे देहात में भी ऐसा ही होता है कि खामिन अपनी बेवफा बीवी को या उसके दोस्त को या दोनों को ही कत्ल करके आलाए कत्ल के साथ थाने चला जाता और जुर्म का इकबाल कर लेता है। खानबाज गुल उन थानेदारों में से था जो कत्ल की वारदात में दोनों फरीकों से माली फ़वाइद हासिल किया करते हैं। मकतूल के लवाहिकीन पुलिस को इस मकसद के लिए खिलाते पिलाते हैं कि कातिल को पकड़ा जाए और ऐसी शहादत पेश की जाए कि कातिल फांसी से न बच सके। और कातिल के लवाहिकीन मुकदमा कमज़ोर रखने के लिए पुलिस को मुंह मांगी रिश्वत देते हैं।
اور جب تھاनेदार تفتیش کے لیے کسی گاؤں میں جا ڈیرا جماتا ہے تو اس کی خاطر تواضع اتنی ہوتی ہے جتنی ملک کے صدر یا بادشاہ کی ہوتی ہوگی۔ خان باز اس پر بھی خوش ہوا کہ یہ سکھ قتل کر کے خود تھانے نہ آیا تو اسے پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ مخبر نے اسے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ دوسرے ہی دن تھانے میں اطلاع آئی کہ ایک عورت کی لاش ملی ہے جسے شناخت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لاش کا سر نہیں ہے۔ خان باز گل موقع پر گیا، لاش پر چادر پڑی تھی، چادر ہٹا کر لاش دیکھی، اس کا سر غائب تھا، گردن تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر سر الگ کیا گیا تھا، ایک بازو کہنی کے اوپر سے کاٹ کر جسم سے الگ کیا گیا تھا اور ایک ٹانگ گھٹنے سے کاٹ کر الگ کر دی گئی تھی۔ جسم کے کٹے ہوئے یہ حصے وہاں نہیں تھے۔ لاش پر کلہاڑی یا چھری کے بے شمار زخم تھے۔ لاش سے 4-5 قدم دور ایک گڑھا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ لاش اس گڑھے میں سے بھیڑیوں یا گیدڑوں نے نکالی ہے۔ کہیں کہیں سے لاش گھائی ہوئی تھی، کپڑے خون میں رنگے گئے اور ان پر مٹی بھی جم گئی تھی، کپڑے پھٹ بھی گئے تھے۔ جو بازو سلامت تھا اس کی کلائی میں سونے کی 2 باریک چوڑیاں اور 3-4 چوڑیاں کانچ کی تھیں۔ لاش کے ساتھ سونے کی اشیاء کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہ قتل دشمنی کی بنا پر کیا گیا ہے، رہزنی کے لیے نہیں۔ لاش سوج گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مرے ہوئے 4-5 دن گزر گئے ہیں۔ ارد گرد کا علاقہ چھانا گیا، موقع واردات قریب ہی تھا، یعنی مقتولہ کو قریب ہی قتل کیا گیا تھا۔ زمین پر خون جمع ہوا اور جوتیوں کے نشان تھے، ان میں گیدڑوں، کتوں اور بھیڑیوں کے پنجوں کے بھی نشان تھے۔ ایک کھڈ میں ایک جھاڑی کے ساتھ ایک دوپٹہ پڑا تھا اور چند قدم ہٹ کر ایک پاؤں کی زنانہ چپل پڑی تھی۔ کھرے کوئی مدد نہ کر سکے کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے، کھرے واضح نہیں رہے تھے۔ یہ دیہاتی علاقہ تھا، کہیں ویران اور بنجر زمین تھی، کہیں سرکنڈے اور کہیں کھیتیاں تھیں۔ گاؤں موقع واردات سے کچھ دور تھے۔ تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی، البتہ خان باز کو ایک مخبر نے ایک ہی دن پہلے بتایا تھا کہ ایک سکھ کی بیوی لاپتہ ہے اور یہ بیوی اگر اسے مل گئی تو قتل ہو جائے گی اور وہ آدمی بھی قتل ہو جائے گا جس کے ساتھ اس کی بیوی گئی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے پہلے خان باز گل نے اس سکھ کو، اس کی ماں اور باپ اور اس کی ساس اور سسر کو وہیں بلا لیا جہاں لاش پڑی تھی۔ وہ آئے تو اس پٹھان تھانے دار نے باقی سب کو دور کھڑا رہنے دیا اور اس سکھ یعنی کہ خامد کو لاش کے پاس لے جا کر کہا، یہ تمہاری بیوی کی لاش ہے، اگر اسے تم نے قتل نہیں کیا تو بتا دو کہ قاتل کون ہو سکتا ہے، تمہیں کس پر شک ہے؟ سکھ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کی بیوی کی لاش نہیں ہے۔ دیہاتی سکھوں میں یہ بھی وصف تھا، جو شاید اب بھی ہوگا، کہ ضد اور ہٹ کے پکے تھے، بات صحیح ہو یا غلط، سچ ہو یا جھوٹ، سکھ اڑ جائے تو اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ خان باز سکھوں کے اس وصف سے واقف تھا۔ تم سکھ ہو اور میں پٹھان ہوں، اس نے اس سکھ سے کہا۔ اگر تم ضد کے پکے ہو تو میں تم سے زیادہ ڈھیٹ ہوں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، اپنی بیوی کو میرے سامنے لے آؤ اور جاؤ چھٹی کرو۔ میری بیوی نے کیا جرم کیا ہے کہ تمہارے سامنے لے آؤں؟ سکھ نے بڑی دلیری سے کہا، تم بلا وجہ یہ قتل میرے سر تھوپ رہے ہو، میں تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خان باز گل نے کہا، تم اس کی ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سکھ نے جواب دیا، تم پٹھان خان ہو تو میں 5 پیاروں کا چیلا ہوں، اپنا سر کاٹ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دکھا سکتا ہوں۔ سکھ کے اس جواب کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سکھوں کی تاریخ اور ان کے عقیدوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ خان باز پٹھان ہونے کے علاوہ تھانے دار بھی تھا۔ دیہاتی علاقے کا تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے سکھ پر غصہ نہ جھاڑا کیونکہ وہ اپنی پاور اور اتھارٹی سے واقف تھا۔ اس نے لاش کی پھٹی ہوئی قمیض کا ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا شلوار کا اپنے ایک آدمی کو دے کر کہا کہ جہاں کہیں پانی ملے وہاں یہ دونوں ٹکڑے اس طرح دھو لاؤ کہ خون کا نشان نہ رہے۔ کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے، وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ وہ آدمی دوڑتا گیا۔ خان باز گل نے سکھ کو اپنے 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ مجھے کسی کا بھی نام یاد نہیں رہا، اس سکھ کو آپ ہرنام سنگھ کہہ لیں تاکہ کہانی سنانے اور سننے میں آسانی رہے۔ خان باز کو یہی شک تھا کہ یہ لاش ہرنام سنگھ کی بیوی کی ہے اور قاتل ہرنام سنگھ ہے۔ اس نے ہرنام سنگھ کی ساس اور سسر کو بلایا۔ اتنی دیر میں وہ آدمی لاش کے کپڑوں کے ٹکڑے دھو لایا تھا۔
सास और ससुर ने लाश की चूड़ियां देखीं, कांच की चूड़ियां भी देखीं, कमीज और शलवार के धुले हुए टुकड़े देखे तो दोनों ने कहा कि यह उनकी बेटी की लाश है। अगर सर मिल जाता तो शनाख्त सही हो सकती थी। तलाश के बावजूद सर न मिला। शक था कि कहीं दूर और गहरा दबा दिया गया होगा या नहर में फेंक दिया गया होगा जो वहां से थोड़ी ही दूर थी। मकतूला की सास यानी कि हरनाम सिंह की मां को अलग बुलाकर लाश, कपड़े और चूड़ियां वगैरह दिखाई गईं। खानबाज ने इस औरत को आज़ादी से कोई राय या फैसला न देने दिया। बड़ी चालाकी से उसे अपनी बात पर लाता रहा और बुढ़िया से कहलवा लिया कि ये उसकी बहू की लाश है। मकतूला के ससुर से भी उसने यही कहलवाया। दरअसल खानबाज के लिए सहूलत इसमें थी कि साबित हो जाए कि मकतूला हरनाम सिंह की बीवी थी। आम किस्म के थानेदारों की तरह वो सुराग रसानी के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था। उसे वो तरीके मालूम थे जिनसे वो हरनाम सिंह को कातिल साबित कर सकता था। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि कातिल वाकई हरनाम सिंह था। उसने हरनाम सिंह के माँ बाप और उसकी बीवी के माँ बाप से कहलवा कर कि ये हरनाम सिंह की बीवी है, उसी के मुताबिक कागजात तैयार किए, लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और सबको थाने ले गया। हरनाम सिंह को उसने बाकायदा हिरासत में न लिया, थाने में बिठाए रखने का फैसला किया। उसने उसे एक बार फिर कहा कि हरनामे खुद ही बयान दे दो और सज़ा में फ़ायदा उठाओ, मगर हरनाम सिंह हवा के घोड़े पर सवार था। वो सीधी और शरीफाना बात सुनता ही नहीं था और वो जो बात करता वो गुस्से और ताने के लहजे में करता था। फिर ये बता दो कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? खानबाज ने कहा। मालूम है कि तुम्हारी बीवी लापता है। अगर तुमने उसे कत्ल नहीं किया तो रिपोर्ट दर्ज कराओ, मैं उसे तलाश करूँगा। तुम मेरी बीवी के बाप लगते हो? हरनाम सिंह ने कहा। मैं मर्द का बच्चा हूँ, वागुरु का खालसा हूँ। अपनी बीवी को खुद तलाश करूँगा। अगर मिल गई तो उसकी लाश अपने कंधों पर उठाकर तुम्हारे थाने में तुम्हारे सामने रख दूँगा और कहूँगा, ये लो खान बाबा, अब मुझे बांध लो। तो ये सही है कि तुम्हारी बीवी लापता है? मालूम नहीं। हरनाम सिंह ये तस्लीम करके कि उसकी बीवी लापता है बिगड़ गया और बोला, गुम है या घर में है? वो मेरी बीवी है, मैं जानूं वो जाने। तुम उस वक्त इस मामले में टांग अड़ाना जब मैं तुम्हारे सामने दफ्तर में अर्जी डालूंगा कि मेरी बीवी ढूंढो। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि उसके ताल्लुकात किसके साथ ख़राब हैं। खानबाज ने कहा। हरनाम सिंह की गैरत को इतनी सख्त चोट लगी कि वो गालियाँ बकने लगा। उसने खानबाज गुल को यहाँ तक कह दिया, तुम्हारी बीवी के ताल्लुकात किसके साथ ख़राब हैं? तुम्हारी बहन के ताल्लुकात किसके साथ ख़राब हैं? मेरे साथ होश से बात करो, मैं खालसा हूँ, मुसल्ला नहीं हूँ। खानबाज गुल उस वक्त तक दोस्ताना लहजे में बातें कर रहा था। उसका मकसद ये था कि हरनाम सिंह फंस जाए और इकबाल जुर्म कर ले। अब उस सिख ने इतनी सख्त बातें कह दी तो खानबाज का पठानी और मुसलमानी खून उबल पड़ा। उसने 2 मुसलमान कांस्टेबलों को बुलाया और उन्हें कहा कि इसे ले जाओ, इसकी पगड़ी उतार दो और इसके बाल रस्सी से बांधकर इसे लटका दो। सिखों के सर के बाल औरतों की तरह लंबे होते हैं। सिखों के इलाके के अक्सर थानेदार सिख मुलजिमों को पहली अज़ियत ये देते थे कि इन्हें बालों से बांधकर छत के साथ लटका देते थे। खानबाज गुल ने मुझे बताया कि वो गुस्से से पागल हो गया था। उसे अब ये ख्याल नहीं था कि हरनाम सिंह कातिल है या नहीं। अब वो इसे इंतकामन कातिल साबित करने पे तुल गया था। हरनाम सिंह को कांस्टेबल ले गए तो खानबाज ने मकतूला की माँ और उसके बाप को बुलाया। उनसे पूछा कि उनकी बेटी कब से लापता थी और अपने खामिद के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे। माँ बाप सख्त भड़के हुए थे, उनकी बेटी कत्ल हो गई थी। खानबाज ने उन्हें और ज़्यादा भड़काया। उन्होंने बताया कि हरनाम सिंह इनकी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करता था, उसे मारता पीटता भी था। उनकी बेटी तीसरे चौथे दिन माँ बाप के घर जाती थी और खामिद उसके साथ जो सलूक करता वो उन्हें बताती थी। उसे शक था कि हरनाम सिंह ने किसी औरत के साथ दोस्ती कर ली है। उसे ये मालूम नहीं था कि वो औरत है कौन। हरनाम सिंह इसी बात पर उसे मारता पीटता था कि वो उसे बाहर जाने से रोकती थी और आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता था। मकतूला के माँ बाप ने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि इनकी बेटी को हरनाम सिंह ने कत्ल किया है। दरअसल यही कोशिशें खानबाज गुल की भी थीं। वो इनके जज्बात को छेड़ कर उनके मुंह से अपनी मतलब की बातें निकलवा रहा था। मकतूला के एक भाई को उसने इतना मुश्तइल कर दिया कि वो हरनाम सिंह को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। खानबाज गुल ने उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और उसे यकीन दिलाया कि वो खुद उसे फांसी की सज़ा दिलाएगा।
हरनाम सिंह की मां को अलग और बाप को अलग बुलाकर खानबाज ने पूछगछ की। कुदरती तौर पर उन्होंने अपने बेटे के हक में बातें की और उसे बचाने की कोशिशें की। उन्होंने मकतूला के खिलाफ बातें की और उस पर हर वो इल्ज़ाम आयद किया जो किसी औरत को बदनाम करने के लिए किया जाता है। खानबाज गुल ने अपनी उस्तादी से उनसे ये कहलवा लिया कि हरनाम सिंह उसे अक्सर मारता पीटता था। उसकी वजह ये बताई कि हरनाम सिंह को उसके चाल चलन पर शुबा था। वो ये न बता सके कि उसके मरासिम किसके साथ थे। मकतूला के मुतालिक उन्होंने ये ख़ास बात बताई कि वो मुसलमान घरानों में ज़्यादा जाती थी और घर में मुसलमानों की तरह रहने सहने के तरीके राइज करने की कोशिश करती थी। उसकी 2 सहेलियाँ थीं और दोनों मुसलमान थीं। मकतूला की गुमशुदगी के मुतालिक उन्होंने बताया कि 5 रोज़ गुजरे। वो रात को खामिद के साथ कोठे पर सोई थी। सुबह मालूम हुआ कि गायब है। ट्रंक देखे तो पता चला कि तमाम ज़ेवरात और जो रकम उसके हाथ लगी ले गई है। उसके खामिद हरनाम सिंह ने अपने वालिदैन और दोनों भाइयों को धमकी देकर कहा कि बाहर किसी से जिक्र न करें कि लड़की गायब है। वो अभी लड़की ही थी। शादी को 1.5 बरस हुआ था और उसकी उम्र 22-23 साल थी। हरनाम सिंह के 2 भाई थे, दोनों उससे छोटे थे लेकिन जवान थे। हरनाम सिंह ने बीवी को तलाश करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी उठाए सारा दिन गायब रहता था। उसने उन मुसलमान घरानों के 2 जवान आदमियों को भी धमकियां दी थीं जहां इसकी बीवी जाती रहती थी। हरनाम सिंह को शक था कि इन दोनों में से किसी ने उसकी बीवी उड़ा ली है। खानबाज गुल ने हरनाम सिंह के भाइयों को बुलाया। इनमें से एक की उम्र 20-21 साल और दूसरा उससे 2-2.5 साल छोटा था। दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी। इनसे सवाल जवाब हुए तो मालूम हुआ कि वो मकतूला से बहुत ही नालां थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि देहाती सिक्कों के यहाँ ये रिवाज था कि एक भाई की बीवी पर दूसरे भाइयों का भी खामिंदों जैसा हक होता था। खानबाज गुल ने हरनाम सिंह के भाइयों से इस रिवाज के मुतालिक सवाल किया। वो तो नाम की सिख थी। दोनों भाइयों ने मकतूला को गालियां देते हुए कहा। इसे तौर तरीके मुसलमानों जैसे अच्छे लगते थे। कहती थी कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है वही मेरा खामिंद है। इस बात पर हरनाम सिंह ने उसे मारा पीटा भी था। उसने मकतूला से कहा था कि मेरे साथ जानवरों वाला सलूक करोगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी या इस घर से भाग जाऊंगी। इन भाइयों ने यह भी बताया कि हरनाम सिंह अपनी बीवी की तलाश में मारा मारा फिरता रहता था। उनसे ये भी कहलवा लिया गया कि हरनाम सिंह की तवज्जो बाहर किसी औरत की तरफ थी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो औरत है कौन। इनके बयान के मुताबिक हरनाम सिंह की बीवी उसके साथ कई बार लड़ी थी। चूँकि वो दिलेर और निडर लड़की थी इसलिए वो 3 बार कुल्हाड़ी उठाकर हरनाम सिंह पर टूट पड़ी थी। अगर घर में हरनाम सिंह अकेला होता तो बीवी उसे कत्ल कर देती। खानबाज गुल ने सोचा कि मकतूला को घर से गायब हुए 5 दिन गुजर गए हैं। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे कत्ल हुए 4 रोज़ गुजर गए हैं। अगर उसके गायब होने वाले दिन ही हरनाम सिंह ने उसे कत्ल कर दिया था तो फिर उसके वालिदैन और भाइयों के बयानात के मुताबिक वो इसकी तलाश में क्यों मारा मारा फिरता रहा। शायद उसने उसी रोज़ उसे पकड़ लिया और कत्ल कर दिया होगा और अब उस आदमी को ढूंढ रहा होगा जिसके साथ मकतूला गई थी। वो आदमी हरनाम सिंह के हाथ से बच के निकल गया होगा। हरनाम सिंह ने खानबाज को यह भी कहा था कि उसे उसकी बीवी मिल गई तो वो उसे कत्ल करके उसकी लाश थाने में खुद ही ले आएगा। इन बयानात की रोशनी में तो ये नज़र आता था कि कातिल हरनाम सिंह नहीं। खानबाज गुल के दिमाग में एक और बात आई। हरनाम सिंह के माँ बाप के बयान से पता चला था कि मकतूला ज़ेवरात और रकम ले गई थी। ये अशिया भी उसके कत्ल का बाइस हो सकती थी। रास्ते में कोई रहज़न मिल गया होगा। मकतूला अभी अपने दोस्त तक नहीं पहुंची होगी और रहज़नों के हाथों लुट गई और शायद मज़ाहमत के बाइस कत्ल हो गई। यह भी मुमकिन था कि वो जिसके साथ भागी थी उसी ने उसे धोखा दिया हो और उसे ज़ेवरात और रकम के लालच में कत्ल करके उसकी लाश दबा गया। मगर उसने एक टांग, एक बाजू और सर काट कर कहाँ गायब किया और क्यों किया। लाश की यह हालत इंतकाम के शदीद जज्बे के तहत की जाती है। कातिल इस कदर मुश्तइल होता है और उसके दिल में मकतूल की इतनी ज़्यादा नफरत होती है कि वो लाश का कीमा बना देता है। अगर मकतूला को उसके दोस्त ने कत्ल किया होता तो लाश की ये हालत ना करता। उसका गला घोंट देता या सर पर कुल्हाड़ी का एक ही वार काफ़ी था। लाश की हालत बता रही थी कि उसे इश्तियाल, इंतकाम और हिकारत की इंतहाई शिद्दत की कैफियत में कत्ल किया गया है। लिहाजा कातिल खामिद ही हो सकता था। खानबाज गुल
उस जहन्नमी कमरे में गया जहां हरनाम सिंह बालों से बंधा हुआ था। उसे लटकाया नहीं गया था, उसे पीठ के बल लिटा दिया गया था। उसके बाल 2 हिस्सों में रस्सियों से बंधे हुए थे। एक कांस्टेबल जरा दूर बैठा दोनों रस्सियों के सिरे पकड़े हुए जोर जोर से झटके दे रहा था। हरनाम सिंह डर से तड़प कर उठने की कोशिश करता था, मगर एक कांस्टेबल उसके दोनों हाथों पर एक एक पांव रखकर खड़ा था और बार बार कहता था, हरनामे बक दे, हरनामे बक दे। और हरनामा इन्हें माँ बहन की गालियां दे रहा था। खानबाज गुल ने जब उसे देखा, कमोबेश 4 घंटे गुजर गए थे। हरनाम सिंह का इतना पसीना बह चुका था कि फर्श पर पानी की तरह इधर उधर जा रहा था, मगर वो सख्त जान इतना था कि मुसलसल इनकार ही किए जा रहा था। खानबाज ने उसे इससे भी ज़्यादा जालिम अजियत में डाल दिया। मुझे इस पठान थानेदार की ये बात सारी उम्र नहीं भूलेगी। उसने मुझे ये वारदात सुनाते हुए कहा था, मैं पठान हूँ, अपनी तारीख को मैं नहीं भूल सकता। मुझे सिक्कों और पठानों की लड़ाइयाँ बचपन में सुनाई गई थीं। हिंदुस्तान के मुजाहिदीन सरहद में आकर सिक्कों के खिलाफ लड़े थे। मैं ये नहीं भूल सकता कि सिख और अंग्रेज़ हमारे दुश्मन हैं। मेरा दादा सिख और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था और अब यह हाल है कि सिक्कों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। इस सिख को अपने शिकंजे में लेकर मैं जान से मार देना चाहता था। मेरे दिल में ज़रा सा भी रहम नहीं था। मुसलमानों में यही खराबी है कि वो अपने दुश्मन को भूलकर उससे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ये तो खानबाज गुल का कौमी जज्बा था, जिसकी मैंने उसके मुंह पर भी तारीफ़ की, लेकिन जहाँ तक थानेदारी का और तफ्तीश का ताल्लुक था, वो बड़ी ही गलत और कमज़ोर बुनियाद पर काम कर रहा था। वो मुझे वारदात और तफ्तीश की रुदात सुना रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि उसने ऐसी लाश की शनाख्त कितनी गलत कराई थी जिसका चेहरा और सर था ही नहीं। मुश्तबा यानी कि हरनाम सिंह की सास और सुसन ने सिर्फ अदावत की बिना पर कह दिया था कि ये उनकी बेटी की लाश है और उसे हरनाम सिंह ने कत्ल किया है। खानबाज हरनाम सिंह पर ही मुकम्मल करने और उसे सज़ा दिलाने के लिए उसके माँ बाप से उस्तादी से अपने मतलब की बातें निकलवाता रहा। उसने थानेदारी का ये मुजाहरा किया कि हरनाम सिंह को 3rd डिग्री तशद्दुद में डाल दिया। उसने सारा दिन उस पर तशद्दुद किया, रात को भी उसे तशद्दुद और तरह तरह की अजियतों का तख्ता मश्क बनाता रहा और उसे कहता रहा कि वो एक वाली जुर्म कर ले। हरनाम सिंह ने उसकी बात न मानी। उसकी हालत ये हो गई कि उस पर गशी तारी होने लगी। वो खड़ा रहने के काबिल नहीं रहा। दूसरे दिन के पिछले पहर हरनाम सिंह ऐसा बेहोश हुआ कि मुंह पर पानी फेंकने और मुंह में पानी डालने के बावजूद होश में न आया। मौसम सख्त गर्म था। उसे होश में लाने की कोशिशें हो रही थीं कि अमृतसर से इत्तला आ गई कि कल पुलिस कप्तान, जो अंग्रेज़ था, दौरे पर आ रहा है। यह अंग्रेज़ दरअसल शिकार खेलने कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में पड़ने वाले थानों को इत्तला दे दी कि वो मुख्तसर से दौरे पर आ रहा है। ये इत्तला मिलते ही खानबाज परेशान हो गया। उसके पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं था। कोई होता तो उसे मशवरा देता कि गुस्से और इंतकाम के तहत तफ्तीश नहीं की जाती और इब्तदाई कार्रवाई गहरी सोच के बाद की जाती है। इसका हेड कांस्टेबल अकल वाला आदमी था। इत्तेफाक से वो मुसलमान था। उसने उसे बताया कि मुलजिम कल तक होश में न आया तो पुलिस कप्तान हम सबको मुअत्तल कर देगा। लाश की शनाख्त बिल्कुल गलत हुई है और तफ्तीश की बुनियाद न सिर्फ कमज़ोर है बल्कि तरीक़ाकार के मुनाफी है। हेड कांस्टेबल ने उसे कहा कि ये वारदात छुपाई भी नहीं जा सकती। अंग्रेज़ अफसर तफ्तीश में तशद्दुद और अजियत रसानी के खिलाफ तो नहीं थे। बाज़ केसों में इसे ज़रूरी समझा जाता था, लेकिन इसके लिए ठोस वजह होनी चाहिए जो खानबाज के पास नहीं थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हरनाम सिंह के मुंह में दूध डाला और कई जतन करके उसे होश में लाए। खानबाज ने उसे कहा कि वो घर चला जाए और कातिल को तलाश करने में पुलिस की मदद करे। उसे तसल्ली दी गई कि उसके खिलाफ जो शक था वो रफ़े हो गया है। हरनाम सिंह ने बड़ी ही नहीफ आवाज़ में कहा कि उसे 100% यकीन है कि ये उसकी बीवी की लाश नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो कातिल को जिंदा नहीं लाएगा बल्कि उसकी लाश लाएगा और उसके साथ उसकी बीवी की भी लाश होगी। उसने ये बातें कह तो दी, लेकिन उसकी आवाज़ में जान नहीं थी और वो चलने के काबिल नहीं था। खानबाज गुल ने उसे खूब खिलाया पिलाया, उसे शराब मंगवा कर पिलाई और उसे घर भिजवा दिया। दूसरे दिन पुलिस कप्तान आ गया। उसने थाने का मुआयना किया और रिकॉर्ड देखा और उसके सामने ये वारदात आ गई।
खानबाज गुल ने पुलिस कप्तान को बताया कि अभी तक किसी पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि लाश बगैर सर के थी, इसलिए शनाख्त मुमकिन नहीं। उसने वो कागजात छुपा लिए थे जिनमें हन्नाम सिंह के ससुराल और वालिदैन के बयानात कलमबंद किए गए थे। उसने पुलिस कप्तान को बताया कि सर और जिस्म के दीगर हिस्सों की तलाश जारी है। पुलिस कप्तान ने उसे कुछ हिदायत दी और मशवरे भी दिए। अब जबकि ये वारदात पुलिस कप्तान की नज़र में आ गई थी, इसे वो गोल भी नहीं कर सकता था। अमूमन ऐसे केस में जिनमें मकतूल के वारिसों का ही सुराग ना मिले और कहीं से किसी की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट ना आए, थानेदार कोई सुराग रसानी नहीं करते। केस फाइलों में दफन हो जाता है और अगर थानेदार दिलेर हो तो फाइलों में भी उसका नामो निशान नहीं रहने देता। खानबाज गुल के लिए ये रास्ता बंद हो गया था। उसने हन्नाम सिंह को घर भेज दिया और 2 मुखबिर उसके पीछे लगा दिए। ये दोनों उसके गांव के ही आदमी थे। उनके लिए हिदायत ये थी कि हन्नाम सिंह के साथ साई की तरह लगे रहें और रिपोर्ट देते रहें। लेकिन हन्नाम सिंह की जिस्मानी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो 3-4 दिन घर से बाहर ही ना निकला। उसे बड़ी ही जालिमाना अजियतें दी गई थीं जो मोहलिक भी हो सकती थीं। वो तो घर में पड़ा था और उसकी बीवी का बाप और भाई सुबह शाम थाने में आते और खानबाज से पूछते कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और हन्नाम सिंह को क्यों छोड़ दिया गया है। ये लोग देहाती और अनपढ़ थे। वो मुतालबा या एहतिजाज नहीं करते थे। उनका अंदाज दरख्वास्त और इल्तिजा का होता था। खानबाज के पास टाल मटोल के कई जरिए थे जो उसने इस्तेमाल किए। अभी वो इन्हें बताना नहीं चाहता था कि मकतूला उनकी बेटी नहीं थी। दरअसल उसका अपना यकीन कायम नहीं रहा था। इन लोगों यानी कि हन्नाम सिंह के ससुराल ने मकतूला की लाश अपने दस्तूर के मुताबिक जला दी थी। इसे वो अपनी ही बेटी समझ रहे थे। केस में एक ड्रामाई वाकया हो गया। खानबाज किसी केस की गवाही के लिए अमृतसर गया। उसके साथ अपना एक मुखबिर था जो इस केस में झूठा गवाह था। पुलिस को ये ढंग भी खेलने पड़ते हैं कि शहादत में खला रह जाए या कोई कड़ी कमज़ोर हो तो झूठे गवाहों का सहारा लिया जाता है। वो मुतालिका मजिस्ट्रेट की अदालत में गया तो वहाँ एक जवान लड़की मजिस्ट्रेट के पास अपना ये बयान कलमबंद करा रही थी कि वो बालिग और गैर शादीशुदा है और वो अपनी मर्जी से इस आदमी के साथ घर से निकली है। उसने सफ़ेद बुर्का ले रखा था और उसका मुंह नंगा था। खानबाज गुल के लिए ये कोई अजूबा नहीं था। लड़कियां अगवा भी होती थीं, अपनी मर्जी से घरों से भाग भी जाती थीं। मजिस्ट्रेटों के पास बयान कलमबंद होते रहते थे। फिर ये वाक़यात कत्ल और ख़ुदकुशी का बाइस भी बनते थे। पुलिस के लिए ये कोई निराली बात नहीं थी, मगर खानबाज के साथ जो मुखबिर था उसने उसे सर से पांव तक हिला दिया। खान साहब, उसने सख्त हैरत के लहजे में कहा, अल्लाह झूठ न बुलवाए, ये तो हन्नाम सिंह की बीवी है। तुम्हारे दिमाग को गर्मी लग गई है? खानबाज ने मुखबिर से कहा, ये कोई मुसलमान लड़की है। हन्नाम सिंह की बीवी कत्ल होकर चिता में जल भी चुकी है। मुखबिर हन्नाम सिंह के गांव का था। हर घर के बच्चे बच्चे को पहचानता था। खानबाज के लिए तमाम चेहरे अजनबी थे। मुखबिर ने ज़रा आगे होकर लड़की को गौर से देखा। लड़की ने उसे देखा तो बुर्के को ज़रा सा सिरका कर आधा चेहरा छुपा लिया। मुखबिर ने खानबाज से कहा कि 2 इंसानों की शक्लें एक जैसी भी हो सकती हैं, मगर ऐसी नहीं कि नाक नक्शे में बाल बराबर भी फ़र्क ना हो। लड़की का बयान कलमबंद हो गया। अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो लड़की ने चेहरा बुर्के में छुपा लिया और एक आदमी के साथ अदालत से निकल गई। ये आदमी वजीद जवान था, कद-बुद भी अच्छा, शक्ल सूरत भी अच्छी। खानबाज ने बाहर जाकर इस आदमी को बाजू से पकड़ा, अलग ले जाकर पूछा कि ये लड़की कौन है और कहाँ से उसके साथ आई है। उसने ये भी कहा कि ये लड़की शादीशुदा है और सिख है। इस आदमी ने साफ अल्फाज में जवाब दिया, मैं मुसलमान हूँ और अमृतसर पुलिस में कांस्टेबल हूँ। आप भी मुसलमान हैं। आपने लड़की को पहचान लिया है, इसलिए मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करूँगा। ये लड़की वाकई सिख है और शादीशुदा भी है। कांस्टेबल वर्दी में नहीं था। उसने लड़की के खाविंद का नाम बताया और उसके गाँव का नाम भी बताया। मुखबिर की शनाख्त सही निकली, वह हन्नाम सिंह की बीवी ही थी। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो मेरी मदद करें, कांस्टेबल ने कहा। यह लड़की मुसलमान हो गई है, मैंने इसके साथ निकाह पढ़ा लिया है। दोस्तों ने मशवरा दिया था कि इससे अदालत में बयान दिलवा दो कि ये मुसलमान है, गैर शादीशुदा और बालिग है और अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। बयान हो चुका है, अदालत हमारे हक में फैसला दे चुकी है।
अब अगर आप गड़बड़ करेंगे तो मैं भी और लड़की भी झूठा बयान देने के जुर्म में सज़ा पाएंगे और किसी की बीवी के साथ शादी करने का जुर्म अलग है। खानबाज चकरा गया। पहला सवाल ये सामने आया कि मकतूला अगर हरनाम सिंह की बीवी नहीं थी तो और कौन थी? हरनाम सिंह को तो खानबाज ने इस बिना पर शिकंजे में ले लिया था कि मुखबिर ने पहले ही बता दिया था कि इसकी बीवी लापता हो गई है। लिहाजा ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि इसे बीवी मिल गई थी जिसे उसने कत्ल कर दिया। अब पता चला कि वो कत्ल नहीं हुई, फिर कत्ल होने वाली कौन थी? और उसके वारिसों ने अभी तक उसकी गुमशुदगी या कत्ल की रिपोर्ट क्यों नहीं दी थी? यही हो सकता था कि मकतूला को कहीं दूर से लाकर यहाँ कत्ल किया गया है। ये तो बात का मसला था। फौरी मसला ये पैदा हो गया था कि खानबाज गुल हरनाम सिंह की बीवी और कांस्टेबल को गिरफ्तार करे या अपने मजहब का एहतराम करते हुए उन्हें जाने दे। कांस्टेबल ने जिस साफ गोई और दिलेरी से और जज्बाती अंदाज से हकीकत बता दी थी, इससे खानबाज गुल बहुत मुतासिर हुआ। कांस्टेबल गुजरात के किसी गांव का रहने वाला था। खानबाज ने उसे कहा कि उसे इस लड़की पर भरोसा है तो इसे फ़ौरन गुजरात अपने घर छोड़ आए और अगर इसे अमृतसर में रखना है तो इसे पूरी तरह छुपाए रखे, लेकिन बेहतरीन और महफूज सूरत यह है कि अमृतसर से तब्दीली करा के यहाँ से दूर चला जाए। खानबाज गुल ने अपने मुखबिर को, जो खुशकिस्मती से मुसलमान था, सख्ती से कहा कि वो किसी से जिक्र न करे। अगर उसने किसी को बता दिया तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। गरीब से मुखबिर में इतनी जुर्रत कहाँ कि अपने इलाके के थानेदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता। ये मालूम करना ज़रूरी था कि ये लड़की इस कांस्टेबल के पास किस तरह पहुंची। ये ड्रामा सुनाने से पहले मैं अपनी तरफ से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। उस ज़माने में मर्दों के कद-बुद देखने के काबिल होते थे और सेहतेसी के चेहरों पर जलाली सी रौनक होती थी। पुलिस और फौज के जवानों की तो शान ही कुछ और थी। 6-6 फीट तो कद होते थे, जिस्म कटे हुए और चेहरे भरे हुए, तबीयत, मिजाज और किरदार भी मर्दों जैसा होता था। अब ऐसे जवान कहाँ नजर आते हैं? शहर के नौजवानों को तो जैसे दीमक और चूंटियां खा गई हैं। फौज में भी हमारे जमाने वाले जवान नहीं मिलते। सड़कों पर गश्त करने वाले पुलिस के कांस्टेबल की वर्दी और उनकी जिस्मानी हालत देखकर पुलिस के महकमे पर तरस आता है। खानबाज ने मुझे बताया कि ये कांस्टेबल बड़ा खूबसूरत जवान था। आपको मालूम होगा कि अमृतसर में सिखों का दरबार है, जो सिखों की सबसे ज़्यादा मुक़द्दस इबादत गाह है। बहुत खूबसूरत इमारत है। वहाँ ज़ायरीन का हिजूम रहता है। वहाँ शुरू से ही पुलिस का पहरा रहता है। कांस्टेबल गश्त भी करते हैं। इस मुसलमान कांस्टेबल की भी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। मुझे उसका नाम मालूम नहीं, इसलिए मैं इसे कांस्टेबल ही कहूँगा। कत्ल की वारदात से 4-5 महीने पहले ये कांस्टेबल दरबार साहब के बाहर ड्यूटी पर था। 2-3 सिख औरतें उसके पास आईं और उसे बताया कि इनमें से एक का भतीजा, जिसकी उम्र 7-8 साल थी, कहीं खो गया है। यह हरनाम सिंह की बीवी का भतीजा था। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके साथ गांव की औरतें थीं। ये लड़की अच्छी शक्ल सूरत की थी और ये हरनाम सिंह की बीवी थी। कांस्टेबल ने उसके भतीजे की तलाश शुरू कर दी। लड़की उसके साथ रही। दूसरी औरतें दरबार साहब के अंदर चली गईं। लड़की ने कांस्टेबल को बताया कि उसने 2 कांस्टेबलों से कहा था कि उसके भतीजे को ढूंढ दें, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। बच्चा मिल गया, वो भीड़ में कहीं इधर उधर हो गया था। एक दुकानदार ने उसे रोता देखकर अपने पास बिठा लिया था। हरनाम सिंह की ये नौजवान बीवी कांस्टेबल की मशकूर थी और इसकी ज़ात और किरदार से मुतासिर भी हुई। दिली लगाव वहीं पैदा हो गया। लड़की ने उसे कहा कि इसे मुसलमान अच्छे लगते हैं। इसके बाद लड़की 15-20 रोज़ बाद अमृतसर जाने लगी और कांस्टेबल से उसकी मुलाकातें होने लगीं। खानबाज गुल ने कांस्टेबल की सुनाई हुई बातें मुझे सुनाईं तो मैंने ये राय कायम की कि हरनाम सिंह की बीवी इस कांस्टेबल की ज़ाहिरी शक्ल सूरत से और कद-बुद से भी ज़रूर मुतासिर हुई होगी, लेकिन असल वजह ये थी कि उसे सिखों से नफरत थी। उसकी सास ससुर और हरनाम सिंह के भाई बता चुके थे कि उसकी सहेलियां मुसलमान थीं और वो मुसलमान घरानों में आती जाती थी। कांस्टेबल को इस लड़की ने बताया कि उसके खाविंद के भाई भी उसे अपनी बीवी समझते हैं। उसे सिखों के इस रिवाज से नफरत थी। वो साफ सुथरी रहने वाली लड़की थी। सिखों की जिस्मानी गलाजत और सर से पांव तक बालों ही बालों के अलावा उसे उनकी आदतों की गंदगी और ज़बान की गलाजत यानी गाली गलौज से कराहियत आती थी। लड़की ने कांस्टेबल को एक वजह यह भी बताई कि उसके खाविंद ने किसी दूसरे गांव की किसी लड़की के साथ मरासिम कायम कर रखे थे। इस लड़की के रिश्तेदार उसके गांव में भी थे। वो कभी कभी इनके गांव आया करती थी।
हरनाम सिंह उसे अपने गांव में मिलने के अलावा कभी कभी उसके गांव चला जाता या उसे बाहर कहीं बुला लेता था। हरनाम सिंह की बीवी ने किसी औरत की मदद से इन दोनों के ताल्लुकात और मुलाकातों की सुराग रसानी की थी। उसने जब हरनाम सिंह को इस लड़की से मिलने से मना किया तो हरनाम सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। फिर आए दिन उनका लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़की को अमृतसर में एक कांस्टेबल मिल गया। ये इत्तेफाकिया मुलाकात थी। कांस्टेबल वैसा ही साफ सुथरा मुसलमान था जैसा वो चाहती थी। कुछ तो वो पहले ही दिलेर और निडर थी। घरेलू हालात ने उसे और ज़्यादा दिलेर बना दिया। कांस्टेबल से मुलाकात हुई तो इतनी ज़्यादा निडर हो गई कि इतनी दूर गांव से दरबार साहब की ज़ियारत के बहाने अमृतसर जाने लगी। कांस्टेबल उसकी उम्मीदों के मुताबिक निकला। लड़की ने उसे कहा कि वो घर से भागकर उसके पास आना चाहती है। अगर वो इसे कबूल कर ले तो वो मुसलमान हो जाएगी। उनकी मोहब्बत पाको साफ थी। इससे भी वो बहुत मुतासिर थी। कांस्टेबल ने उसे कहा कि वो आ जाए। एक रोज़ लड़की ज़ेवरात और कुछ रकम लेकर आ गई। कांस्टेबल ने अपने एक दोस्त की मदद से रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया। लड़की को एक मौलवी के हाथ पर मुसलमान कर लिया गया और इसी मौलवी ने निकाह पढ़ा दिया। इस सिलसिले में झूठ के बोला गया कि लड़की गैर शादीशुदा है। कांस्टेबल को और दोस्तों ने मशवरा दिया कि किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में लड़की को ले जाकर इसका बयान कलमबंद करा लिया जाए। चुनांचे कानून का ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया गया और वहाँ इनकी मुलाकात खानबाज गुल से हो गई। जहाँ तक खानबाज गुल का ताल्लुक था, हरनाम सिंह की बीवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। उसने कांस्टेबल से वादा किया कि वो इसकी मदद करेगा। उसने इस्लाम के रिश्ते का हक़ अदा कर दिया। उसे इस पर बहुत खुशी हुई कि लड़की ने मुसलमानों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। खानबाज गुल अमृतसर में अपनी गवाही से फारिग होकर अपने थाने में चला गया जो देहात में था। उसे अब दो मसले परेशान कर रहे थे। एक ये कि लाश किस औरत की थी और दूसरा ये कि वो हरनाम सिंह और उसके वालिदैन और उसके ससुराल को किस तरह बताए कि जो लाश बरामद हुई थी वह हरनाम सिंह की बीवी की नहीं थी। ये तो बताया ही नहीं जा सकता था कि उसकी बीवी जिंदा है और अमृतसर में है। वो आखिर थानेदार था। उसने हरनाम सिंह के माँ बाप और उसकी बीवी के माँ बाप को थाने बुलाया। वो जो ही थाने में दाखिल हुए, खानबाज ने गर्ज कर कहा, इन सबको हवालात में बंद कर दो। इन्होंने झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह किया है। हालांकि इसने खुद ही उस्तादी से इनसे कहलवाया था कि यह हरनाम सिंह की बीवी की लाश है। वो चारों खौफ से कांपने लगे। सब ने हाथ जोड़ दिए। खानबाज उन पर टूट टूट पड़ता था। उसने उनकी हालत ऐसी पतली की कि सब ने बयान दिया कि उन्होंने शक में शनाख्त की थी। हरनाम सिंह के ससुर से उसने ये भी कहलवा लिया कि उसने हरनाम सिंह को सज़ा दिलाने की खातिर कहा था कि ये उसकी बेटी की लाश है और उसे हरनाम सिंह ने कत्ल किया होगा। खानबाज गुल ने नंबरदार को और 2-3 मोअज़्ज़ज़ अफराद को बुलाकर उनके सामने सुसर वगैरह के बयानात लिए। ये सरासर धांधली और सिक्का शाही थी जो ये पठान थानेदार कर रहा था। वो अपनी इब्तिदाई गलती पर पर्दा डालने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। उसके सामने एक सूरत ये भी आई थी कि इस शनाख्त को चलने दे और मकतूला को हरनाम सिंह की बीवी रहने दे और हरनाम सिंह को ही गिरफ्तार करके मुकदमा कायम कर दे। मगर इसे 2-3 खतरे नज़र आ रहे थे। एक ये कि अमृतसर वाला कांस्टेबल हरनाम सिंह की बीवी को अमृतसर से गायब करने से पहले ही पकड़ा गया तो ये केस खानबाज गुल पर ही ना आ पड़े और वो आनत जुर्म का मुजरिम बन जाए। दूसरे ये कि पुलिस कप्तान से वो घबराहट में कह चुका था कि लावारिस लाश मिली है जो कत्ल की वारदात है। तीसरा खतरा ये कि किसी भी वक्त उसके पास लाश का सर, बाजू और टांग आ सकती थी जो मालूम नहीं कहाँ दफन थी। मकतूला के वारिस रिपोर्ट लेकर आ सकते थे। खानबाज ने उधर से तो जान छुड़ा ली मगर लावारिस मकतूला उसके जहन पर सवार थी। उसके साथ हरनाम सिंह भी उसके दिमाग पर सवार हो गया। वो इस तरह के हरनाम ने खानबाज को नंबरदार की ज़बानी पैगाम भेजा कि तुमने मेरे ससुराल के कहने पर मुझे थाने में बेबस करके मेरा जिस्म तोड़ा है। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि लाश मेरी बीवी की नहीं थी। अब मैं तुमसे बदला लूँगा। ज़रा संभल कर रहना। मेरे हाथ पर वागुरु ने 2 की जगह 3 कत्ल लिख दिए हैं। एक अपनी बीवी, दूसरा वो आदमी जिसके साथ वो गई है और तीसरे तुम। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे तो सारा पंजाब सुनेगा कि एक और डाकू मैदान में आ गया है जिसका नाम हरनामा डाकू है। लोग भगते और माहिन सिंह को भूल जाएंगे
भक्त और महान सिंह इस इलाके के बहुत बड़े डाकू और रहजन थे। खानबाज गुल ने हरनाम सिंह को थाने बुलाया। हरनाम सिंह ने पैगाम का जवाब दिया कि ना मैं तुम्हारे थाने में आता हूँ और ना तुम मेरे गांव में आओ। दोनों जगहों के दरमियान मुलाकात होगी। पठान के हलाली बच्चे हो तो अपने साथ पुलिस की गार्ड ना लाना। खानबाज ने पठान का हलाली बच्चा बनकर दिखा दिया। वह हरनाम सिंह से मिलने अकेला गया। हरनाम सिंह कुल्हाड़ी लेकर आया था। खानबाज गुल बगैर वर्दी गया। उसके पास रिवॉल्वर भी नहीं था, कोई और हथियार भी नहीं था। उसने हरनाम सिंह को दोस्ताना तरीके से समझाया कि थानेदारी के फराइज में उसे क्या कुछ करना पड़ता है। खानबाज गुल ने उसे बताया कि वो कत्ल की धमकी से डरने वाला इंसान नहीं। इस तरह की कई एक बातें करके उसने सिख का दिमाग को दुरुस्त किया और उसे कहा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं और तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है। हिम्मत है तो पहला वार तुम करो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम हरनाम सिंह से हरनामा डाकू बन सकते हो या नहीं। खानबाज गुल ने उसे यह भी कह दिया कि जिस मर्द को औरत लात मारकर चली जाए उसे हक नहीं पहुंचता कि वो कुल्हाड़ी उठाकर और सर ऊंचा करके चले फिरे। तुम जाओ हरनामे, घर बैठो, तुम मर्द नहीं हो। खानबाज गुल ने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि मेरा ख्याल था कि हरनाम सिंह मुश्तइल हो जाएगा, मगर उसने सर झुका लिया और उसके आंसू निकल आए थे। वो खानबाज गुल को बाजू से पकड़कर एक दरख्त के नीचे ले गया और इसे वहां बिठाकर कहने लगा, खान साहब, मैं अपनी बीवी को इसलिए नहीं ढूंढ रहा कि वो मेरी बीवी है और बीवी इज्जत होती है। मैं उसे इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उसके सीने में मर्दों वाला दिल है, जो मुझे उस रात मालूम हुआ जिस रात वो घर से भागी थी। ये तो मैं लोगों के सामने अपनी नाक रखने के लिए कहता फिरता हूँ कि वो मुझे जहाँ नजर आई वहीं कत्ल कर दूंगा, लेकिन वो मुझे मिल गई तो अपनी पगड़ी उतार कर उसके कदमों में रख दूंगा। मैंने उसकी कदर नहीं की। ऐसी ही चंद और जज्बाती सी बातें करके उसने कहा, जिस दिलेरी से उसने कत्ल किया है कोई मर्द भी नहीं कर सकता। खानबाज ने बिदक कर पूछा, उसने किसे कत्ल किया है? हरनाम सिंह परेशान हो गया। ये बात जज्बात की रो में उसके मुंह से निकल गई थी। उसने पर्दे डालने शुरू कर दिए। खानबाज गुल ने उसे ये भी कहा कि वो थानेदारी के रौब से नहीं, दोस्ती के रंग में पूछ रहा है। मुझे एक बार फिर थाने ले चलो और मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। हरनाम सिंह ने कहा, ये राज मेरे मुंह से नहीं निकाल सकोगे। उसने ये राज दबा लिया। हरनामे, खानबाज ने उसे कहा, तुम्हारी बीवी की तलाश में मुझे जो कुर्बानी देनी पड़ी दूंगा। मुझे ये बता दो कि जिस औरत की लाश मिली है वो कौन थी? उसे तुम्हारी बीवी ने तो कत्ल नहीं किया था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं, हरनाम सिंह ने जवाब दिया। उस औरत को तुम्हें जानता ही नहीं जिसकी तुम्हें लाश मिली थी। खानबाज बहुत कोशिश के बावजूद उससे ये राज ना ले सका कि उसकी बीवी ने किसे कत्ल किया है। वो थाने में वापस चला गया। दूसरे दिन साथ वाले इलाके का थानेदार उसके पास आया और उसे कहा, मेरे थाने की एक औरत लापता है। वो गैर शादीशुदा जवान लड़की थी, घर से गायब हो गई। घर वाले कई दिन उसे खुद ही ढूंढते रहे। आखिर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने जिस जिस पर शक का इजहार किया था उन्हें मैं ठोंक बजाकर और छापे मारकर देख चुका हूँ। लड़की नहीं मिली। 2-3 रोज गुजरे, मुझे किसी ने बताया है कि तुम्हें एक लाश मिली है जो किसी औरत की है। लाश के कपड़े और जिस्म से बरामद होने वाली अशिया तुम्हारे पास होंगी। अगर तुमने मुलजिम पकड़ लिए हैं तो ये कोई और होगी, अगर नहीं तो मुझे इसकी चीज़ें दिखा दो। हो सकता है कि वो यही गुमशुदा लड़की ना हो। खानबाज गुल ने उसे कहा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। कह दो कि ये गुमशुदा लड़की की लाश थी और ये तुम्हारे थाने की वारदात है। उसने लड़की के कपड़े, उसके टुकड़े, सोने और कांच की चूड़ियां, दुपट्टा और जूती का एक पाँव उसे दिखाया। लाश से बरामद होने वाली अशिया अदालत में पेश की जाती हैं। थानेदार ने खानबाज गुल से कहा कि वो इसे अपना एक कांस्टेबल दे दे, जिसे वो गुमशुदा लड़की के गांव भेजकर उसके वारिसों को बुलाना चाहता था। गांव 1.5-2 मील दूर था। खानबाज गुल ने टट्टू का इंतजाम करके अपना एक कांस्टेबल भेज दिया। दूसरे थानेदार ने गांव का अता पता दिया था। खानबाज गुल ने उसे बताया कि मकतूला की शनाख्त गलत हो गई थी, इसलिए गलत लोग लाश ले गए और जला डाली। गुमशुदा लड़की के लवाहिकीन आ गए। उसकी माँ ने चूड़ियाँ देखीं तो उसने पूरे यकीन से कह दिया कि ये उसकी बेटी की चूड़ियाँ हैं। दुपट्टे और जूती से तस्दीक हो गई। मकतूला के कपड़ों के वो टुकड़े जो धुलवाए गए थे, ये देखकर माँ ने सर पीट लिया। उसने किसी शक की गुंजाइश ही न रहने दी। मकतूला के बाप ने भी तस्दीक कर दी कि उनकी बेटी की चीज़ें हैं। दोनों थानेदारों ने ज़रूरी कागजी कार्रवाई की, रिपोर्ट लिखी, ऊपर भेजी और तफ्तीश
दूसरे थानेदार ने ले ली, जिसमें खानबाज गुल की हैसियत गवाह की सी रह गई। उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि इस केस से जान छूटी। दूसरे थानेदार ने 8-10 दिनों में ये सुराग लगा लिया कि मकतूला की दोस्ती हन्नाम सिंह के साथ थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मकतूला के रिश्तेदार हन्नाम सिंह के गांव में भी थे। वो इस गांव में आया करती थी और इसी लड़की पर हन्नाम सिंह और उसकी बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा था। मकतूला के वालिदैन ने तो कहा था कि उनकी बेटी का चाल चलन अच्छा था, लेकिन देहात में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। सिक्कों में तो वैसे ही बेहयाई आम थी, कम ही बुरा मनाया जाता था, मगर हन्नाम सिंह की बीवी के ख़यालात सिक्कों से मुख्तलिफ थे। बाद के हालात और वाक़या से पता चलता है कि मकतूला ने कभी हन्नाम सिंह की बीवी को ताने भी दिए थे कि उसका खामिन उसके कब्ज़े में है। गालिबन इन्हीं तानों ने उसे मुश्तइल किया था, जिससे वो ऐसे जुर्म की मुर्तकिब हुई जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। हालांकि पुलिस के सामने ऐसी वारदातें भी आती हैं जो आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन नहीं होती। दूसरे थानेदार ने तफ्तीश मेहनत और दयानतदारी से की थी। उसने मुखबिरों का इस्तेमाल भी अक्लमंदी से किया, जिसके नतीजे में वो हन्नाम तक पहुंच गया। मगर सवाल ये था कि लड़की को क्या हन्नाम सिंह ने कत्ल किया है, और ऐसे गुस्से में कत्ल किया है कि लाश पर कुल्हाड़ियों के 20 से ज़्यादा जख्म थे। सर काट कर गायब कर दिया गया था और एक बाजू और टांग भी साथ नहीं थी। दूसरे थानेदार के जहन में भी यही बात आई थी कि इस नौइयत का कत्ल इंतहाई गुस्से और इंतकाम के जज्बे के ज़ेर असर किया जाता है। अगर मकतूला को हन्नाम सिंह ने कत्ल किया है तो इसके बाइस दो हो सकते थे। एक ये कि वो इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और लड़की ने इसे धुतकार दिया था। दूसरा ये कि लड़की ने किसी और के साथ भी दोस्ती कर ली होगी। मगर जो शहादतें मिली थीं उनसे पता चलता था कि लड़की हन्नाम सिंह के बुलाने पर आ जाती थी। इस केस की शहादतों में एक अहम शहादत गायब थी। वो हन्नाम सिंह की बीवी थी। इससे काम की बातें मालूम हो सकती थीं। एक रोज़ दूसरे थानेदार ने खानबाज गुल के थाने में आकर हन्नाम सिंह को वहाँ बुला लिया और इससे सीधा सवाल पूछा कि मकतूला के साथ उसका मेलजोल था या नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। उसे कहा गया कि उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा रहा, बल्कि ये मालूम करना है कि लड़की के मरासिम और किसके साथ थे। ये राज हन्नाम सिंह को ही मालूम हो सकता था। उसे कहा गया कि कोई और आदमी लड़की को फांसना चाहता होगा, लेकिन नाकाम होकर उसने इस लड़की को कत्ल कर दिया। इसके जवाब में हन्नाम सिंह ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे वो इन थानेदारों को कुछ समझता ही नहीं। पुराने लोगों को मालूम है कि सिख अहमकाना बातों और हरकतों में शोहरत याफ्ता थे। यही हाल हन्नाम सिंह का था। वो अपने आप को हरनामा डाकू समझ रहा था। उसके रवैये से शक होता था जैसे इस वारदात से वो वाकिफ तो है और छुपा भी रहा है। खानबाज ने उसे याद दिलाया कि उसने अपनी बीवी के मुतालिक कहा था कि जिस दिलेरी से उसने कत्ल किया है कोई मर्द भी नहीं कर सकता। इसके जवाब में हन्नाम सिंह ने ऐसी अहमकाना बातें की, उसके खिलाफ शक पक्का हो गया। मकतूला के मुतालिक गांव के नंबरदार ने बताया था कि बड़ी अच्छी सूरत की लड़की थी, लेकिन कोई शरीफ घराना उसका रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो मुंहफट और बेहया थी। सिक्कों के यहाँ बेहयाई का तस्वुर कुछ और होता है। मुख्तसर ये कि दोनों थानेदारों ने महसूस किया कि वारदात के साथ हन्नाम सिंह का गहरा ताल्लुक है। उन्होंने उसे दोस्ताना तरीके से समझाया, प्यार और मोहब्बत के सारे ढंग आजमाए, मगर वो न माना। इसकी बजाय वो चैलेंज के से अंदाज में बातें करता था। उसे इसी कमरे में ले गए जहां खानबाज गुल ने उसे एक दिन और एक रात रखा था। दूसरा थानेदार तशद्दुद और ईज़ा रसानी का माहिर मालूम होता था। उसने उसके बाल ना बांधे और इस किस्म की कोई अजियत न दी। उसे कमरे में खड़ा रखा गया, पानी का घूंट तक न दिया गया। फिर उसे खाली पेट इसी इलाके की कशीद की हुई शराब पिलाई गई। ये देसी शराब बहुत ही तेज़ होती है। इसे बैठने भी नहीं दिया गया। शाम के बाद उसे भंग पिलाई गई। भंग का असर यह होता है कि इसके नशे में आदमी हंसना शुरू कर दे तो घंटों हंसता ही रहता है, और अगर रोने लगे तो रोता ही चला जाता है। अगर कोई अक्लमंद आदमी उसके जहन में अपने मतलब की कोई बात डाल दे तो इसी के मुतालिक बोलना शुरू कर देता है। मुझे खानबाज गुल ने बताया था कि भंग में कुछ और भी मिलाया गया था। मुझे याद नहीं रहा कि वो क्या चीज़ थी। मैं इससे वाकिफ भी नहीं था। दूसरा थानेदार इसका इस्तेमाल जानता था। सिक्कों के इस इलाके के मुतालिक मैं ये भी बता दूं कि वहाँ थानेदारों को कत्ल और खून खराबे की वारदातों में लंबी चौड़ी तफ्तीश
اور اذیت رسانی کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی، کیونکہ سکھ خاندانی دشمنی کی بنا پر لڑتے اور مرتے تھے۔ ایسی لڑائی جھگڑوں میں قاتلوں کو پکڑنا مشکل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر قاتل آلۂ قتل لہراتے اور للکارتے ہوئے سارے گاؤں کا چکر لگاتے اور تھانے چلے جاتے تھے۔ پراسرار وارداتیں کبھی کبھار ہوتی تھیں، جیسے اس لڑکی کا قتل تھا۔ ایسے قاتلوں سے اقبال جرم کرانے کے لیے تھانے داروں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ تھانے دار نے ہرنام سنگھ کو خالی پیٹ دیسی شراب پلائی، اس کا اثر بہت برا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اسے بھنگ میں ملا کر کچھ پلایا اور اسے کھانے کے لیے بھی کچھ دیا۔ تھانے دار اس کے پاس بیٹھ گیا اور جب ہرنام سنگھ پر نشہ طاری ہونے لگا تو اس نے دوستانہ لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ اس نے ہرنام سنگھ کی مردانگی کی خوب تعریفیں کیں اور کہا کہ جو لڑکی قتل ہو گئی ہے وہ اس پر مرتی تھی۔ بہرحال وہ ہرنام سنگھ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھانے دار کوئی بہت ہی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں، اپنے شکوک کے مطابق اس کے ذہن میں باتیں ڈالتا رہا، جن میں ایک بات یہ بھی تھی جو اسے خان باز نے بتائی تھی کہ اس کی بیوی نے جس دلیری سے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ ہرنام سنگھ نے جھوم جھوم کر راز فاش کر دیا۔ اس نے واردات کی جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین لگتی تھی۔ دونوں تھانے داروں نے یہ رائے قائم کی کہ ہرنام سنگھ نشے کے اثر سے اوٹ پٹانگ باتیں گھڑتا جا رہا ہے۔ اس نے پہلے تو مقتولہ کے ساتھ اپنے محبت کی داستان مست ہو کر سنائی اور بعد کی ملاقاتوں کی تفصیل بھی سنائی۔ اس کی بیوی کو پتہ چل گیا۔ بیوی نے اسے روکا تو اس نے بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہرنام سنگھ نے یہ حرکت بھی کی کہ لڑکی جب اس کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں آتی تھی تو ہرنام سنگھ اسے اپنے گاؤں بلاتا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی مجھ پر فدا ہے۔ یہ اصل میں سکھوں والی حرکت تھی۔ لڑکی بھی سکھ ہی تھی۔ اس نے ہرنام سنگھ کی بیوی کو طعنے دیے اور ہرنام سنگھ کی موجودگی میں کہا کہ تم ہرنام سنگھ جیسے جوان کے قابل ہی نہیں ہو۔ اس پر گھر میں لڑائی ہوئی۔ ہرنام سنگھ کی بیوی لڑکی کو مارنے کے لیے دوڑی۔ ہرنام سنگھ نے اسے گرا لیا اور بہت ہی بری طرح پیٹا۔ ایک بار یوں بھی ہوا کہ بیوی کلہاڑی اٹھا کر ہرنام سنگھ پر ٹوٹ پڑی اور اس کے بھائیوں نے درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ کرایا۔ ہرنام سنگھ نے بتایا کہ اسے بیوی نے کئی بار کہا تھا کہ جس طرح مسلمان اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں اسی طرح رہوں گی، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اگر مجھے آزاد نہیں کرو گے تو میں کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس پر بھی ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا۔ اس نے تھانے داروں کو نشے کی حالت میں یہ بیان دیتے ہوئے اپنی بیوی کو گالیاں دیں اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں آتی جاتی تھی اور مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، لیکن تھی وہ بہت دلیر لڑکی۔ اس نے جب اپنا آپ دکھایا تو میں نے قسم کھا لی کہ تمام عمر اس عورت کا غلام رہوں گا۔ یہ واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک رات وہ چھت پر سویا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کی چارپائی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے دونوں بھائی مکان سے باہر کھلی جگہ چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ صحن میں اس کی ماں اور باپ سوئے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ کی ویسے ہی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ساتھ والی چارپائی دیکھی، بیوی غائب تھی۔ ہرنام سنگھ کو پہلا خیال یہ آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اسے یقین نہ آیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ ذرا نیچے اتر گئی ہوگی۔ وہ لیٹ گیا۔ یہ دیہاتی طرز کا کچا مکان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہرنام سنگھ کو مکان کے پچھواڑے سے ہلکی سی آواز آئی۔ رات اندھیری تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ادھر ادھر دیکھا تو منڈیر سے کسی کا سر اوپر اٹھا، پھر کسی کا باقی جسم اوپر آیا۔ ہرنام سنگھ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی عورت کا سایہ سا تھا جو اس کی بیوی ہی ہو سکتی تھی، مگر اس کی بیوی پچھواڑے سے کیوں اوپر آ رہی تھی؟ اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ منڈیر سے چارپائیاں دور نہیں تھیں۔ اس عورت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کلہاڑی اوپر کر کے ہرنام سنگھ کی طرف تیزی سے آئی۔ ہرنام سنگھ کی قسمت اچھی تھی کہ جاگ رہا تھا۔ کلہاڑی کا وار اپنے اوپر پڑنے سے اتنی دیر پہلے اچھل کر اٹھا کہ کلہاڑی اس کے سرانے پر لگی۔ ہرنام سنگھ نے پھرتی دکھائی۔ عورت کو اس نے دوسرا وار نہ کرنے دیا۔ بڑی ہی تیزی سے اس نے کلہاڑی پکڑ لی۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ بیوی نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ وہ آخر عورت تھی۔ اس کا مقابلہ تندرست جوان کے ساتھ تھا۔ ہرنام سنگھ نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی بیوی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہرنام سنگھ نے اسے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کلہاڑی کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیوی کی شہرک پر رکھا اور زور زور سے دبایا۔ بیوی تڑپ اٹھی۔ کس دوست کے پاس گئی تھی؟ ہرنام سنگھ نے پوچھا۔ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے دستے کا دباؤ ڈھیلا کر دیا۔
मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। उसकी बीवी ने कहा, मैं न कत्ल होने से डरती हूँ न कत्ल करने से। कत्ल होने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्या करके आई हूँ। बीवी ने उसे जो किस्सा सुनाया वो यूं था कि उस रोज मकतूला हरनाम सिंह के गांव आई हुई थी। हरनाम सिंह की बीवी ने उस वक्त तक मालूम कर लिया था कि वो इस लड़की को जब वो अपने गांव में होती थी तो किसके हाथ पैगाम भेजा करता था। उसे ये भी मालूम था कि इन दोनों की मुलाकातें दोनों गांव के दरमियान हुआ करती थीं। लड़की हरनाम सिंह के बुलाने पर आ जाया करती थी। बीवी ने इस औरत को पैसे दिए और कहा कि इस लड़की को हरनाम सिंह की तरफ से कहे कि रात फलां जगह आ जाना। उसकी चाल कामयाब रही। देहात में लोग शाम के फौरन बाद सो जाते हैं। हरनाम सिंह सो गया तो बीवी उठी, दबे पांव नीचे गई। उसने हरनाम सिंह की कुल्हाड़ी अपनी मर्जी की जगह रख ली थी। वो उठाई और बाहर निकल गई। उसने शाम से कुछ देर पहले पिछवाड़े सीढ़ी रख दी थी। ये 4-5 डंडों की मामूली सी सीढ़ी थी जो देहात में अक्सर मकानों के साथ लगी नजर आती है। बीवी ने हरनाम सिंह को बताया कि वो इस जगह पहुंची जहां उसने लड़की को बुलाया था तो थोड़ी ही देर बाद वो आ गई। लड़की ने जरा धीमी आवाजें दी, हरनामे हरनामे। वो जिसे आवाजें दे रही थी वो हरनामे की बीवी थी। अंधेरे में ये दोनों साए एक दूसरे के करीब हुए तो हरनाम सिंह की बीवी ने कुल्हाड़ी का एक ऐसा जबरदस्त वार किया कि लड़की की गर्दन साफ कट गई। फिर उसने लड़की का एक बाजू और एक टांग काट दी और उसकी लाश वहीं पड़ी रहने दी और वापस हरनाम सिंह को कत्ल करने के लिए आई। उसने हरनाम सिंह से पहले लड़की को इसलिए कत्ल किया था कि छत पर ही न पकड़ी जाए। आखिर वो पकड़ी गई मगर वो लड़की को कत्ल कर चुकी थी। हरनाम सिंह को अपनी बीवी की इस कहानी पर एतबार न आया। वो उसे उस जगह ले गया जहाँ लड़की कत्ल हुई थी। वहाँ वाकई लाश पड़ी थी और लाश के टुकड़े भी करीब ही पड़े हुए थे। हरनाम सिंह ने अपनी बीवी को सीने से लगा लिया। उसके दिल में यह गैरत जाग उठी कि वो अपनी बीवी को पुलिस के हाथ में नहीं देगा और उसे कचहरी भी नहीं चढ़ने देगा। उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि बीवी उसकी इज्जत है और उसकी बीवी ने अपनी इज्जत और गैरत की खातिर इस लड़की को कत्ल किया है। ये जंगली सिक्का दिमाग था, जिधर रुख हो गया। हरनाम सिंह उसी सिम चल पड़ा। अपनी बीवी की ये दिलेरी उसे बहुत पसंद आई। उसने बीवी से कहा कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। उसने कुल्हाड़ी से गला खोदकर लाश दबा दी और इसे थोड़ी दूर एक गला गहरा खोदकर सर दबाया और टांग और बाजू एक और जगह दबाया। उसने बीवी से कहा कि वो बेगम हो जाए, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। इसके बाद हरनाम सिंह ने जो बात सुनाई वो भी मशकूक लगती थी। ख्याल यही था कि वो नशे के ज़ेरे असर ये ख्याली बातें कर रहा है। उसने बताया कि वो बीवी को वापस ले आया। अंधेरे में नजर नहीं आता था कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे हैं या नहीं। घर वाले सोए हुए थे। हरनाम सिंह ने बीवी से कहा कि वो दबे पांव कपड़े बदल ले और कल ये कपड़े धो ले, मगर कोई खून न देख सके। वो इत्मीनान से सो गए। आधी रात के बहुत बाद हरनाम सिंह की आंख फिर खुली तो फिर देखा कि बीवी गायब है। उसने नीचे देखा, वो नजर न आई। सुबह हो गई, वो फिर भी ना आई। सूरज निकलने की बात तक ना आई। हरनाम सिंह की मां ने किसी शक की बिना पर ट्रंक देखा। तमाम जेवरात गायब थे और दूसरे ट्रंक में कुछ रकम रखी थी, वो भी गायब थी। हरनाम सिंह को कई ख्याल आए। एक ये कि वो इस डर से भाग गई है कि हरनाम सिंह उसे प्यार के धोखे में पकड़वा देगा। दूसरा ये कि उसने दरपदा किसी और के साथ भी दोस्ती लगा रखी थी, उसी के साथ चली गई है। तीसरा ये कि लड़की को उसकी बीवी ने कत्ल नहीं किया, उस आदमी ने किया है जिसके साथ वो चली गई है। फिर वो अपने आप से कहता कि उसकी बीवी बहुत दिलेर थी, लड़की को उसी ने कत्ल किया है। बहरहाल उसने बीवी को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने मुसलमान घरानों के 2 जवान आदमियों को धमकियां भी दी। अपने माँ बाप और भाइयों से कहा कि वो किसी को पता न चलने दें कि उसकी बीवी कहीं चली गई है। उधर उस लड़की की तलाश शुरू हो गई जो कत्ल हो चुकी थी। हरनाम सिंह से भी पूछा गया था कि वो कहाँ है। उसने कहा था कि उसे तो ये भी इल्म नहीं था कि वो इसके गांव में आई थी। जिस तरह हरनाम सिंह अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को नहीं देना चाहता था, इसी तरह मकतूला के लवाहिकीन भी सिख थे। वो भी इसे अपने तौर पर ही तलाश कर रहे थे। वो अपनी लड़की के चाल चलन से वाकिफ होंगे, इसलिए इन्हें यही शक होगा कि किसी के साथ चली गई है। चौथे 5वें दिन दरिंदों ने लाश निकाल ली। हरनाम सिंह को ये मालूम नहीं था कि एक मुखबिर ने खानबाज गुल को इतला दे दी है कि उसकी बीवी लापता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लाश बरामद होते ही खानबाज गुल ने हरनाम सिंह को धर लिया। लाश की शनाख्त दानिस्ता कराई।
اس سے یہ ہوا کہ لڑکی کے لواحقین کو یہ شک ہی نہیں ہوا کہ یہ لاش ان کی لڑکی کی ہو سکتی ہے۔ لاش غلط وارثوں کو دے دی گئی جو انہوں نے اپنے دستور کے مطابق جلا ڈالی۔ اس واردات میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حنان سنگھ نے خان باز گل کے ہاتھوں اپنا جسم توڑوا لیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ یہ لاش فلاں لڑکی کی ہے اور اسے اس کی بیوی نے قتل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر بھی گیا ہو، لاش کو اس نے خود دفن کیا تھا۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ اس نے حنان سنگھ کے اس بیان کو صحیح تسلیم نہیں کیا۔ دوسرے تھانے دار نے بھی کہا کہ اس کا سارا بیان سچا نہیں ہو سکتا، اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ حنان سنگھ بیان دے کر سو گیا تھا، وہ بہت ہی دیر سویا رہا۔ جب جاگا تو اسے کھلایا پلایا گیا، اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ دوسرے تھانے دار نے اسے کہا کہ ساتھ چل کر لاش کا سر، بازو اور ٹانگ برآمد کراؤ۔ کون سی لاش؟ حنان سنگھ نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ کس کی لاش؟ اسے اس کا بیان یاد دلایا گیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھے شراب پلائی، پھر بھنگ پلائی، میں نے راضی خوشی پی لی، مجھے اتنا زیادہ نشہ ہو گیا تھا کہ اپنی بھی ہوش نہیں تھی، میں بیان دینے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ ہرنام میں اسے خان باز گل نے کہا، قاتل تم نہیں ہو، تمہاری بیوی ہے اور وہ لاپتہ ہے، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تم صرف اتنا کرو کہ لاش کے ٹکڑے برآمد کرا دو یا یہ بتا دو کہ تم نے لاش والے گڑھے سے کس طرف اور کتنی دور دبائے تھے، ہم خود نکال لیں گے۔ دوسرے تھانے دار نے خان گل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو اس نے خود قتل کیا ہے، لیکن حنان سنگھ نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ اتفاق ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ خان باز گل کو معلوم تھا کہ حنان سنگھ کی بیوی کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ یا یہ بتا دو کہ تم نے لاش والے گڑھے سے کس طرف اور کتنی دور دبائے تھے، ہم خود ہی نکال لیں گے۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے تھانے دار نے خان باز گل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو اس نے خود قتل کیا ہے اور یہ اتفاق ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ خان باز گل کو معلوم تھا کہ حنان سنگھ کی بیوی کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کانسٹیبل نے اس کے سامنے خان باز گل کو سنایا تھا کہ حنان سنگھ کی بیوی کس طرح اس کے پاس پہنچی تھی، اس نے قتل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خان باز گل نے یہ بھی سوچا کہ قتل کا اقبال کون کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حنان سنگھ کی بیوی نے ہی قتل کیا ہو، انسان کی فطرت بڑی گہری ہوتی ہے۔ خان باز گل نے بہت کچھ سوچ کر دوسرے تھانے دار کو مشورہ دیا کہ وہ حنان سنگھ کو گرفتار کر کے لے جائے اور اس کے بیان کے مطابق شہادت اکٹھی کرے۔ ایسا ہی کیا گیا، وہ تھانے دار حنان سنگھ کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اپنی تسکین اور تصدیق کے لیے خان باز گل کسی بہانے امرتسر چلا گیا، اسے کانسٹیبل مل گیا، اس نے گجرات کے تبادلے کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور حنان سنگھ کی بیوی کو اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ خان باز گل نے اسے حنان سنگھ کا بیان سنایا تو کانسٹیبل کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ تفتیش کے لیے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ خان باز گل نے اسے تسلی دی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور وہ صرف اپنی دلچسپی کے لیے اصل واردات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی حنان سنگھ کی سابقہ بیوی سے ملوایا۔ بات ہوئی تو اس لڑکی نے یہ تسلی کر کے کہ خان باز گل کو دھوکہ نہیں دے گا، حنان سنگھ کا بیان سننے سے پہلے ہی سنا دیا کہ اس نے اس لڑکی کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے بالکل وہی کہانی سنائی جو حنان سنگھ نے نشے کی حالت میں سنائی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے جو بھی چال چلی وہ کامیاب رہی۔ اس نے بالکل وہی کہانی سنائی جو حنان سنگھ نے نشے کی حالت میں سنائی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے جو بھی چال چلی وہ کامیاب رہی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو اس کے متعلق مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ وہ مسلمان عورتوں سے زیادہ متاثر تھی اور انہی کی طرح اپنے آپ کو، اپنے خاوند کو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر کی غلاظت سے وہ پریشان رہتی تھی۔ اس پر حنان سنگھ نے یہ ظلم کیا کہ ایک لڑکی کو اپنے دل اور دماغ پر سوار کر کے اسے اپنی بیوی پر بھی سوار کرنے کی کوشش کی۔
बीवी के दिल में हरनाम सिंह और इस घर के हर फर्द के खिलाफ नफरत पहले ही घर कर गई थी। उस लड़की ने उसे ताने दिए और हरनाम सिंह ने उसे मारा पीटा तो उसके दिमाग पर खून चढ़ गया। उसे पनाह और सहारे की ज़रूरत थी, वो इस मुसलमान कांस्टेबल ने पूरी कर दी। आखिर एक रोज़ उसने लड़की को फिर अपने गांव में देखा तो उसका दिमाग तेज़ हो गया। उसने कत्ल की स्कीम बना ली। इसकी स्कीम में हरनाम सिंह का कत्ल शामिल नहीं था और न ही वो ज़ेवरात चोरी करना चाहती थी। उसने एक औरत की जवानी लड़की को हरनाम सिंह का पैगाम भेजा, कुल्हाड़ी अलग रख ली और शाम के वक्त सीढ़ी मुंडेर पर एक जगह लेप करने के बहाने मकान के पिछवाड़े लगा दी। रात को वो पिछवाड़े से उतरना चाहती थी। उसने घर वालों की नज़र बचाकर कुल्हाड़ी अपने बिस्तर में छुपा ली थी। हरनाम सिंह सो गया तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और पीछे से उतर गई। उसका इरादा ये था कि अगर लड़की आ गई तो उसे कत्ल करके रात ही रात अमृतसर पहुंच जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की आएगी, लेकिन मौत उसे ले आई। बीवी ने पहला वार लड़की के सर पर किया, वो चकरा कर गिरी तो उसने दूसरा वार उसके बाजू पर किया। बाजू चूंकि ज़मीन पर था इसलिए साफ कट गया। दूसरा वार टांग पर किया, इसी जगह 2 और वार किए तो टांग भी कट गई। वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। मकतूला के जिस्म की हरकत बंद हो गई थी। बीवी ने पागलपन में कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट कर उसका सर अलग कर दिया, फिर अंधाधुंध उसके जिस्म पर कुल्हाड़ियाँ चलाने लगी। इस दौरान उसके दिमाग में आई कि वह हरनाम सिंह को भी कत्ल करेगी। पागलपन का असर था, इसे आप यूँ समझ लें कि ये दिमाग पर एक खून का असर हो गया था और ये कत्ल करने का ही असर था। वो इसी ज़हनी और जज्बाती कैफियत में हरनाम सिंह को कत्ल करने घर वापस आ गई और छत पर चढ़ी। हरनाम सिंह जाग रहा था। इससे आगे इसने वही कहानी सुनाई जो हरनाम सिंह ने सुनाई थी। इस लड़की ने खानबाज गुल को सुनाया कि हरनाम सिंह ने उसके साथ जाकर लाश गला खोद कर दबाया और लाश के एज़ा भी दबा दिए। उसने बीवी की इस दिलेरी और गैरतमंदी पर लड़की को खूब शाबाश दी और छत पर लाकर सो जाने को कहा। इसके इस सलूक से बीवी के दिल से ये इरादा निकल गया कि वह हरनाम सिंह को कत्ल करेगी। हरनाम सिंह वैसी किस्म का सिख था, बेसुध सो गया। बीवी को अचानक ख्याल आया कि ये शख्स उसे धोखे से घर ले आया है और सब पुलिस के हवाले कर देगा। वो ये तस्लीम नहीं कर सकती थी कि जिस लड़की के साथ उसकी इतनी भी गहरी दोस्ती थी, उसके कत्ल पर वो खुश होगा। इस जवान लड़की का खून ज़रा ठंडा हो चुका था और दिमाग ज़रा बेहतर तरीके से सोचने के काबिल हो गया था। उसने फरार में ही खैरियत समझी। वो उठी और नीचे चली गई। अंदर जाकर उसने अंधेरे में ही ट्रंक खोला। उसे मालूम था कि ज़ेवरात कहाँ पड़े हैं। रकम के मुतालिक भी उसे इल्म था। उसने दोनों चीज़ें उड़ा लीं और बाहर निकल गई। गांव गहरी नींद सोया हुआ था। वो गांव से निकल गई और 10-11 मील पैदल चलती अमृतसर पहुंच गई। अभी शहर धुंधली थी जब वो अमृतसर पहुंची। वो दरबार साहब चली गई। उस रोज़ उस कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं थी। सुबह हुई तो वो पूछती पाछती कांस्टेबल तक पहुंच गई। कांस्टेबल ने जिस तरह पहले सुनाया था, उसने अपने किसी दोस्त की मदद से रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया, लड़की को मुसलमान किया और शादी भी कर ली। खानबाज गुल ने लड़की से पूछा कि मकतूला का सर, टांग और बाजू कहाँ कहाँ दबाए गए थे। लड़की ने लाश वाले घड़े से सिमत और अंदाज़न फासला बता दिया। कांस्टेबल अभी तक घबराया हुआ था। खानबाज ने उसे कहा कि वो इसका मुसलमान भाई है, इसे धोखा नहीं देगा। उसने यहाँ तक उसकी मदद की कि पुलिस हेडक्वार्टर में उसके 2 दोस्त इंस्पेक्टर थे। उसने उन्हें कहा कि इस कांस्टेबल को अमृतसर से गुजरात, झेलम या इस इलाके के किसी थाने में भिजवा दें। उसने कोई झूठ मूठ की वजह बताई। उन्होंने मदद का वादा किया। 2 रोज़ बाद ये केस फिर खानबाज गुल के थाने में आ गया, क्योंकि कत्ल उसके थाने के इलाके में हुआ था और मुश्तबा मुलजिम यानी कि हरनाम सिंह भी इसी इलाके का था। हरनाम सिंह को खानबाज गुल के हवाले कर दिया गया। इस पठान को तो मालूम था कि कातिल कौन है, लेकिन इस कातिल को वो मजलूम समझता था और अब इस्लाम का रिश्ता भी पैदा हो गया था। उसने हरनाम सिंह को इकबाली जुर्म के लिए ना कहा। वो जुर्म की कहानी सुन चुका था। उसने पहली कार्रवाई ये की कि गांव के 2 आदमियों को जो उसके अपने खुशामदीद थे थाने बुलाया। हरनाम सिंह को हथकड़ी में साथ लिया और उस जगह ले गया जहां से लाश बरामद हुई थी। हरनाम सिंह की साबिका बीवी ने उसे बता दिया था
کہ لاش کے اعضاء کہاں کہاں دفن کیے گئے ہیں۔ خان باز گل نے کھدائی کے لیے دیہات سے 2-3 آدمی ساتھ لے لیے تھے۔ اس نے بتائے گئے اندازے کے مطابق ایک جگہ کھدائی کروائی جہاں پتہ چلتا تھا کہ کچی جگہ ہے۔ اس نے ہرنام سنگھ سے پوچھا، یہاں سر ہے یا کون سا حصہ؟ ہرنام سنگھ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ خان گل نے سب کو بلایا اور کھدائی کرائی۔ اس طرح ایک اور جگہ سے کھدائی کرائی۔ ایک جگہ سے سر اور دوسری جگہ سے ٹانگ اور بازو برآمد ہوئے۔ ان کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ خان باز گل نے برآمدگی کے کاغذات تیار کیے جن میں لکھا کہ یہ اعضاء ہرنام کی ایسی نشاندہی پر برآمد ہوئے ہیں جو اس نے اپنی رضامندی سے کی ہے۔ اس نے کھدائی کرنے والوں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے 2 آدمیوں کے انگوٹھے لگوا لیے۔ یہ اعضاء امرتسر کے سول سرجن کے معائنے اور راولپنڈی کے لیے بھیج دیے گئے۔ پھر اس نے ہرنام سنگھ کے گھر کی تلاشی لی اور آلۂ قتل یعنی کہ کلہاڑی برآمد کی۔ اس کے متعلق بھی اس نے لکھا کہ ہرنام سنگھ کی نشاندہی پر برآمد ہوئی ہے۔ اس نے اپنے ایک مخبر کو یہ بیان دینے کے لیے تیار کیا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور ہرنام سنگھ بھی اس کی دوستی کا خواہش مند تھا۔ ناکامی سے مشتعل ہو کر اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ مخبر سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ ہرنام سنگھ نے اسے بھی قتل کی دھمکی دی تھی۔ مقتولہ کے باپ اور بھائیوں کے ذہن میں بھی خان باز گل نے ڈالا کہ لڑکی کا قاتل ہرنام سنگھ ہے۔ انتقام لینے کے لیے ان لوگوں نے وہ بیان زبانی یاد کر لیے جو انہیں خان باز گل نے بتائے تھے۔ اس کے علاوہ خان باز گل نے جو جھوٹی شہادتیں تیار کیں وہ ایک لمبی رودات ہے۔ اس نے بڑی عقل مندی سے یہ کیس تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مجسٹریٹ نے ابتدائی سماعت کے بعد کیس سیشن سپرد کر دیا جہاں سے ہرنام سنگھ کو عمر قید کی سزا مل گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی جو مسترد ہو گئی اور سزا بحال رہی۔ اس سے پہلے مسلمان کانسٹیبل کو امرتسر سے گجرات بھیج دیا گیا تھا۔ اس طرح ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی خطرے کے علاقے سے بہت دور چلی گئی تھی۔ خان باز گل نے مجھے یہ کہانی اس سوال کے ساتھ سنائی تھی کہ اس نے کچھ برا تو نہیں کیا، گناہ تو نہیں کیا۔ میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔